हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा सीबीएसई बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 10th का है, इसके चैप्टर नंबर 6 तोप, जिसे लिखा है वीरेन डंगवाल जी ने। ये स्पर्श भाग 2 का चैप्टर नंबर 6 है। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। 5 अगस्त 1947 को उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के कीर्तिनगर में जन्मे वीरेन डंगवाल ने आरंभिक शिक्षा नैनीताल में और उच्च शिक्षा इलाहाबाद में पाई। पेशे से प्राध्यापक डंगवाल पत्रकारिता से भी जुड़े हुए हैं। तो इनका जन्म 5 अगस्त 1947 को उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल नामक ज़िले में हुआ था और इनकी आरंभिक शिक्षा जो है वो नैनीताल में और उच्च शिक्षा इलाहाबाद में हुई। पेशे से ये प्राध्यापक रहे हैं और इसके अलावा ये पत्रकारिता से भी जुड़े हुए हैं। समाज के साधारण जन और हाशिए पर स्थित जीवन के विलक्षण ब्यौरे और दृश्य वीरेन की कविताओं की विशिष्टता मानी जाती है। इन्होंने ऐसी बहुत सी चीज़ों और जीव जंतुओं को अपनी कविता का आधार बनाया है जिन्हें हम देखकर भी अनदेखा किए रहते हैं। तो समाज के साधारण जन और हाशिए पर स्थित जो जीवन है उसके विलक्षण ब्यौरे और इनका जो दृश्य है इनकी कविताओं में देखने को मिलता है। बहुत सी चीज़ें होती हैं, जीव जंतु होते हैं जिनको इन्होंने अपनी कविता का आधार बनाया है, जिसे हम देखकर भी अनदेखा करते हैं। वीरेन के अब तक 2 कविता संग्रह इसी दुनिया में और दुष्चक्र में स्रष्टा प्रकाशित हो चुके हैं। पहले संग्रह पर प्रतिष्ठित श्रीकांत वर्मा पुरस्कार और दूसरे पर साहित्य अकादमी पुरस्कार के अलावा इन्हें अन्य कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। वीरेन डंगवाल ने कई महत्वपूर्ण कवियों की अन्य भाषाओं में लिखी गई कविताओं का हिंदी में अनुवाद भी किया है। 28 सितंबर 2015 को इनका देहावसान हुआ। तो इन्होंने इनकी 2 कविता संग्रह इसी दुनिया में और दूसरा दुष्चक्र में, ये दोनों प्रकाशित हो चुके हैं और पहले संग्रह पर प्रतिष्ठित श्रीकांत वर्मा पुरस्कार और दूसरे पर साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया है। इनके अलावा कई पुरस्कारों से भी इनको सम्मानित किया गया है। वीरेन डंगवाल ने कई महत्वपूर्ण कवियों की अन्य भाषाओं में लिखी कविताओं को हिंदी में अनुवाद किया है और 28 सितंबर 2015 को इनका देहावसान हो गया। पाठ प्रवेश। प्रतीक और धरोहर 2 किस्म की हुआ करती है। एक वे जिन्हें देखकर या जिनके बारे में जानकर हमें अपने देश और समाज की प्राचीन उपलब्धियों का भान होता है, भान यानी आभास होता है, और दूसरी वे जो हमें बताती है कि हमारे पूर्वजों से कब क्या चूक हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप देश की कई पीढ़ियों को दारुण दुख और दमन झेलना पड़ा था। तो प्रतीक और धरोहर 2 किस्म की हुआ करती है। एक तो जिसमें हमें ये जानने को मिलता है कि देश और समाज की प्राचीन उपलब्धियां किस प्रकार की थी। दूसरी ऐसी होती है जो हमें बताती है कि हमारे पूर्वज से कब और क्या चूक हुई थी, जिसके कारण आने वाली पीढ़ी को दुख झेलना पड़ा। प्रस्तुत पाठ में ऐसे ही 2 प्रतीकों का चित्रण है। पाठ हमें याद दिलाता है कि कभी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के इरादे से आई थी। भारत ने उसका स्वागत ही किया था, लेकिन करते कराते वह हमारी शासक बन बैठी। उसने कुछ बाग बनवाए तो कुछ तोपें भी तैयार की। उन तोपों ने इस देश को फिर से आज़ाद कराने का सपना साकार करने निकले जाबाजों को मौत के घाट उतार दिया था। तो ये जो चैप्टर है इसमें बताया है कि
कभी जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती थी वो भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, लेकिन व्यापार करते करते वो यहाँ शासन ही करने लगी। उन्होंने कुछ बाग बनवाए, तोपें तैयार करवाई और इन तोपों का प्रयोग उन्होंने जाबाजों को मौत के घाट उतारने के लिए किया। फिर से आज़ाद कराने का सपना साकार करने निकले जाबाजों को मौत के घाट उतारा। पर एक दिन ऐसा भी आया जब हमारे पूर्वजों ने उस सत्ता को उखाड़ फेंका, तोप को निस्तेज कर दिया। फिर भी हमें इन प्रतीकों के बहाने यह याद रखना होगा कि भविष्य में कोई और ऐसी कंपनी यहाँ पाँव न जमाने पाए जिसके इरादे नेक न हों। यहाँ फिर वही तांडव मचे जिसके घाव अभी तक हमारे दिलों में हरे हैं, भले ही अंत में उनकी तोप भी उसी काम क्यों ना आए जिस काम में इस पाठ की तोप आ रही है। तो यहाँ हमें बताया गया है कि हमें ध्यान रखना होगा कि फिर से कोई ऐसी कंपनी ना आ जाए जो हम पे शासन करे। तोप। कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई यह 1857 की तोप। इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले। कंपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है 2 बार। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी। उन्हें बताती है यह तोप कि मैं बड़ी जबर उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जे अपने ज़माने में। अर्थात कंपनी बाग अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो बाग बनाया गया, मुहाने यानी प्रवेश द्वार पर धर रखी यानी रखी गई, संभाल यानी देखभाल, विरासत यानी पूर्व पीढ़ियों से प्राप्त वस्तुएं, सैलानी यानी दर्शनीय स्थलों पर आने वाले यात्री या पर्यटक, जबर यानी ज़बरदस्त, शक्तिशाली, सूरमा यानी वीर, धज्जे यानी चिथड़े चिथड़े करना। भावार्थ है, कवि कहता है कि कंपनी बाग के मुख्य द्वार पर प्रवेश करते ही एक तोप रखी हुई दिखाई देती है। अभी ये तोप रखी हुई कैसे दिखाई देती है ये बताया गया है। इस तोप को 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में प्रयोग किया गया था। इस तोप तथा कंपनी बाग की बहुत देखभाल की जाती है। इसे अपने पुरखों द्वारा मिली धरोहर के रूप में सजाया संवारा जाता है। इस तोप को 1 वर्ष में 2 बार खूब चमकाया जाता है। इस कंपनी बाग में हर रोज़ सुबह और शाम के समय में बहुत से सैलानी घूमने के लिए आते हैं, पर्यटक आते हैं। तब यह तोप उन सभी को बताती है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में मैंने ज़बरदस्त कार्य किया था और अच्छे अच्छे शूरवीरों के चिथड़े चिथड़े उड़ा दिए थे। इस प्रकार यह तोप अपनी गौरव गाथा बाग में आने जाने वाले सभी लोगों को बताती है कि पहले इसका क्या प्रयोग किया गया था, कैसे इसने शूरवीरों के चिथड़े चिथड़े उड़ा दिए थे। और ये अभी बाग में रखी गई है। साल में 2 बार इसे चमकाया जाता है और यहाँ आने जाने वाले पर्यटक सैलानियों को यह अपनी गौरव गाथा बताती है। काव्य सौंदर्य है। भाषा अत्यंत सरल एवं सहज है, लेकिन अत्यंत प्रभावोत्पादक होने के कारण भावाभिव्यक्ति में पूर्णतः सक्षम है। इसमें चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, जिससे चित्रण अत्यंत जीवंत हो गया है कि आपको लगेगा कि सच में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। यह छंद मुक्त शैली में भी लिखी गई कविता है। अच्छे अच्छे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। नेक्स्ट है, अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फायरिंग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती है गपशप। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती है, खासकर गौरैये। वे बताती है कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तो एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। बहरहाल यानी फ़िलहाल या इन दिनों, अब फायरिंग यानी खाली, मुक्त, फुर्सत यानी मिलना, अक्सर यानी प्रायः, गपशप यानी बातें, शैतानी यानी शरारत, दरअसल यानी वास्तव में।
भावार्थ है, कवि कहता है कि पहले यह तोप कितनी भी विनाशकारी क्यों न रही हो, किंतु आजकल तो यह खिलौने के रूप में काम कर रही है, क्योंकि अभी इसका कोई प्रयोग नहीं किया जाता है। अब ये रखी हुई है और अब खिलौने की तरह यह काम करती है। लोग आते हैं, देख के चले जाते हैं। अब बच्चे इस तोप पर बैठकर घुड़सवारी का आनंद लेते हैं। जब कभी इस पर बच्चे सवारी नहीं करते, अगर वह खाली होती है, तो उस समय चिड़िया इस पर बैठकर आपस में गपशप करती हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि कुछ पक्षी शरारत करते हुए इस तोप के मुंह के भीतर भी घुस जाते हैं। विशेष तौर पर गौरैया तो इससे बिल्कुल भयभीत नहीं होती। इस तोप पर चिड़िया गपशप करके गौरैया तोप के मुंह में भयहीन होकर घुसकर तथा खेलने वाले बच्चे इस पर सवारी करके मानो यह बताते हैं कि चाहे तोप कितनी भी बड़ी और शक्तिशाली क्यों न हो, एक न एक दिन उसका मुंह बंद हो ही जाता है। कवि इस बात को स्पष्ट करना चाहता है कि किसी समस्या का समाधान विनाशकारी तोप के पास तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे बताया गया है कि पहले ये कितनी भी विनाशकारी क्यों न रही हो, लेकिन अभी इसका कोई प्रयोग नहीं होता है। अभी इसका प्रयोग खिलौने के रूप में हो रहा है। बच्चे इस पर बैठकर घुड़सवारी का मज़ा लेते हैं। अगर ये कभी खाली हो तो इस समय चिड़िया इसमें बैठकर आपस में गपशप करती हैं। कई बार कुछ पक्षी इस पर बैठकर शरारत करते हुए इस तोप के मुंह के भीतर घुस जाते हैं। विशेष तौर पर तो गौरैया इससे बिल्कुल भी नहीं डरता। इस तोप पर चिड़िया गपशप करके गौरैया तोप के मुंह में घुस जाते हैं, खेलते हैं, सवारी करते हैं। तोप कितनी भी बड़ी और शक्तिशाली क्यों ना हो, एक ना एक दिन तो उसका मुंह बंद हो ही जाता है। तो लेखक ये कहना चाहते, कवि ये कहना चाहते हैं कि किसी भी समस्या का समाधान कभी भी विनाशकारी तोप के पास नहीं होता है। काव्य सौंदर्य है, इसकी भाषा अत्यंत सरल एवं सहज होते हुए भी प्रभावोत्पादक है, जो भावों की अभिव्यक्ति करने में पूर्णतः सक्षम है। यथार्थ एवं जीवंत चित्रण करने के लिए चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। यह कविता छंद मुक्त शैली में लिखी गई है, जो नई कविता की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। कभी कभी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।